नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमने पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट लिया है, बिल्कुल पैटर्न के अनुसार टेस्ट है। तो आप जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को दीजिए। और जो प्रश्न बड़ा होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा मैं, बाकी में थोड़ा कम समय दूंगा। और आप अगर इस जो है वीडियो को अगर लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं तो बिना समय खराब किए। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में वर्णन किया गया? शिक्षा का किस सूची में वर्णन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, समवर्ती सूची में। संविधान के संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा कब दिया गया है, किन संशोधन के तहत दिया गया संविधान का? तो इसका सही आंसर होगा ए, 86वां संविधान संशोधन। थोड़ा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि 75 प्रश्न है, और इसलिए आप जल्दी से जल्दी, छोटे प्रश्न है, आराम से एक बार पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए दिमाग में। तो प्रश्न नंबर 3 करते हैं। आरटीए के अनुसार यदि कोई 9 वर्ष की उम्र का बालक विद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेता है, 9 वर्ष का उम्र है बालक है, वो प्रथम बार प्रवेश लेता है, तो वो किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा उसको? क्योंकि आपको पता है कि आरटीए के अनुसार 6 वर्ष का बालक है वो प्रथम कक्षा में आना चाहिए, तो 9 वर्ष का बालक है वो किस कक्षा में प्रवेश लेगा? तो जो तीसरे होगा सही आंसर होगा दे, चौथी कक्षा में वो प्रवेश लेगा। प्रश्न नंबर 4 है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित नहीं है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन है जो निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित नहीं है? तो इसमें कथनों के बारे में चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 4 में, जल्दी से पढ़िए। प्रश्न नंबर जो है, ऑप्शन नंबर है ए, इसका सही आंसर होगा ये अधिनियम संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। ये इसका सही आंसर नहीं है। बाकी सारे इससे संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है, और निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण का भी अधिकार है। जो इसका सही आंसर होगा ए, वो इससे संबंधित नहीं है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। आरटी के अनुसार शिक्षक को निम्न में से कौन से गैर शैक्षिक कार्य में लगाया जाएगा? अभी ये बात है, बड़ा प्रश्न है, ये कोर्ट वाले प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आएंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैक्षिक शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य में लगाया जाएगा। तो 5वें का सही आंसर है, देखिए 10 वर्षीय जनगणना में, बिल्कुल 10 वर्षीय जनगणना में शिक्षकों को लगाया जाता है, गैर शैक्षिक कार्य हैं। और बात करते हैं ऑप्शन 2, पशु जनगणना में, तो पशु जनगणना में शिक्षक को नहीं लगाते हैं। और आपदा राहत में, बिल्कुल आपदा राहत में शिक्षक को लगाते हैं। आर्थिक जनगणना नहीं लगाते हैं। मनरेगा निरीक्षण में भी नहीं लगाते हैं। और चुनाव कार्य में भी शिक्षक को लगाते हैं। तो शिक्षक को एक गैर शैक्षिक कार्य में लगाया जा सकता है आरटी के अनुसार, किन कार्यों में? जनगणना में, आपदा राहत में और चुनाव कार्य में। 1, 3, 5 इसका सही आंसर होगा दे, 1, 3, 5। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या है। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या है, तो छठे में कौन सा होगा? सही आंसर होगा से। प्रति सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना होता है न्यूनतम? शिक्षक को 45 घंटे कार्य करना जरूरी होता है। अगर आपको लगे कि थोड़ी स्पीड स्लो है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए और 1.25 या 1.5 गुना कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और आपको लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर लीजिएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, यूट्यूब ने सारे फीचर्स दे रखे हैं। फिर भी आप ईमानदारी से अपना टेस्ट दीजिए। और प्रश्न नंबर 7 है। आरटी के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक निम्न में से कौन सा प्रावधान असंगत है? पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बारे में बात की गई है, तो देखते हैं छात्र या शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 का होगा। तो इसमें असंगत की बात करनी है तो यह पहला ही असंगत होगा, क्योंकि 1:40 का अनुपात होता नहीं है। कुल कार्य दिवस 200 दिवस सही है। कुल शिक्षक घंटे 800 है, वो भी सही है। और 155 बालक होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधान्यक होगा, मतलब 150 से अधिक की बात की गई है, तो ये आंसर इसका सही होगा। तो इसमें जो असंगत का पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ए, ये असंगत है। 7वें का सही आंसर होगा ए है, जो असंगत है। प्रश्न नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के संबंध में विद्यालय की आसपास की किस पैदल दूरी के मध्य होना आवश्यक है? कक्षा 1 से 5 तक के संबंध में विद्यालय के आसपास की किस पैदल दूरी के होना, मतलब जो विद्यालय है, विद्यालय के आसपास के दो विद्यालय के बीच में कितनी आसपास की दूरी होनी चाहिए? 1 से 5 तक की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इसकी आसपास की पैदल दूरी होनी चाहिए। और विद्यालय आवश्यक होती है 1 किलोमीटर है, वो होती है विद्यालय विकास योजना होती है। कितनी वर्षीय जो विद्यालय विकास योजना होती है वो कितनी वर्षीय होती है? प्रश्न नंबर 9 का जल्दी से आंसर दीजिए, तो इसका सही आंसर होगा से 3 वर्षीय। प्रश्न नंबर 10 है।
राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है। तो इसमें किस में उल्लेख है ये राज्य का कर्तव्य होगा? तो राज्य का कर्तव्य किस में होता है? राज्य का कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व में होता है। और 6 से 14 वर्ष आयु बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है वो राज्य का कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों में होगा। तो प्रश्न 10वें का सही आंसर होगा आर्टिकल 45 में ये दे रखा है और ये नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें राज्य का कर्तव्य राज्य चाहे तो पूरा करेगा, ये राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन जब से इसको जो है वो मौलिक कर्तव्य और इसमें मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है तब से ये जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितना नामांकन होने पर शारीरिक शिक्षक होते हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें कितने जो स्टूडेंट होते हैं या कितने नामांकन होने पर एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त होता है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है 120 जब स्टूडेंट हो जाते हैं स्कूल में तो उसमें शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है। तो प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर होगा बे। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। हाल ही में 3 जनवरी 2019 को आरटी 2009 संशोधन किया गया, किस धारा से संबंधित है? 3 जनवरी 2019 को आरटी एक्ट जो 2009 है उसको में संशोधन किया गया है, तो वो किस धारा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 16 से संबंधित है। और राजस्थान आरटी नियमावली 2011 से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन है जो राजस्थान आरटी नियमावली 2011 से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर होगा ये 29 मार्च 2011 से लागू। ये बिल्कुल सही है, हमने इसको नहीं ज्ञात करना है। और धारा 21 में एसएमसी गठन का प्रावधान है, बिल्कुल धारा 21 में एसएमसी है जो उसका गठन है। और एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होगा, कोई भी एक अभिभावक होगा, ये भी सही है। तो इसका जो है वो सही आंसर होगा बे। जो इसमें प्रश्न नंबर 13 में जो आरटी नियमावली 2011 से संबंधित नहीं है बे, इसका सही आंसर होगा बे। 10 अध्याय और 28 धाराएं नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। आरटी के अनुसार 70 बालकों के विद्यालयों में कितने शिक्षक होंगे? यदि 70 बालकों का कोई विद्यालय है तो उसमें कितने शिक्षक होंगे? प्रश्न नंबर 14 तो इसका सही आंसर होगा बे, 3 शिक्षक होंगे। 70 बालकों पर 3 शिक्षक होने अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से आरटी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के बारे में कौन सा कथन सही है? कक्षा 6 से 8 के बारे में कौन सा कथन सही है? ये बात कर रही है आरटी के अनुसार। तो बात करते हैं आप जो कथन पे। छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 होना चाहिए। 6 से 8 के बारे में बात करिए। पिछले वाला प्रश्न में 1 से 5 तक के बारे में थी, इसमें 6 से 8 के बारे में बात की गई है। तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 नहीं, 1:35 तो 1 से 5 तक होता है और इसमें 1:40 का अनुपात होता है 1 से 8 तक में। 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षक घंटे और 100 से ऊपर बालक पूर्णकालिक विद्यालय उसमें है, तो इसका सही आंसर होगा दे। और अमेरिका ओपन टेनिस 2019 में महिला एकल खिताब किसने जीता? अमेरिकी ओपन टेनिस जो 2019 है उसमें महिला एकल खिताब किसने जीता? ये करंट के प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा दे, बियांका आंद्रेस्कू है उसने जीता। प्रश्न नंबर 17 इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2019 में निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? मोदी जी को 2019 में कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो सियोल शांति पुरस्कार है वो मोदी जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दक्षिण कोरिया उस समय दिया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। और तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये इनको प्राप्त नहीं हुआ, तो सही आंसर होगा दे 17। 18वें में आईपीएल 2019 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो आईपीएल हुआ था 2019 में उसका कथन सही नहीं है, तो 18वें का सही आंसर होगा से। सबसे तेज अर्धशतक है वो शिखर धवन ने नहीं बनाया था, तो इसका सही आंसर यह सही नहीं है। बाकी मुंबई इंडियंस जीती थी, चौथी बार विजेता रही। ऑरेंज कैप डेविड वार्नर को मिला था। पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट है उसको प्राप्त होता है वो इमरान ताहिर को मिला था। तो जो ये अर्धशतक है वो सबसे तेज शिखर धवन नहीं लगाया, तो इसका सही आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 19 है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 2019 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए जोखा लारती को। प्रश्न नंबर 20 है वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी को राजस्थान के किस जिले से संबंध रहा है? वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था अभिजीत बनर्जी को, जो भारतीय मूल के अभिनीत है, जो अभी अमेरिका में रहते हैं, इकोनॉमिस्ट है, उसको दिया गया था। तो इसका जो राजस्थान से संबंधित है वो किस जिले से संबंध रहा है इनका? तो इसका 20वें में सही आंसर होगा ए उदयपुर से संबंधित है। अभिजीत बनर्जी है नोबेल विजेता, उसका संबंध है उदयपुर जिले से।
प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो बात एक तरफ पुस्तक दे रखी है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, असंगत जोड़ा ज्ञात करना है। तो 21वें में सही आंसर क्या होगा? 21वें में जैसे पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह, तो बिल्कुल चेंजिंग इंडिया और मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया लिखी थी। और प्रश्न इंडिया पॉजिटिव न्यू एसेज एंड सिलेक्टिव कमेंट्स है चेतन भगत, ये भी इसने लिखी थी। और द मोमेंट ऑफ लिस्ट मेलिंडा ग्रांट, इसने भी लिखी थी। बीइंग गांधी, ये बीइंग गांधी है जो शशि थरूर ने नहीं लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा से, असंगत है, बीइंग गांधी शशि थरूर ने नहीं लिखी थी। प्रश्न नंबर 22 है, येकोतेरिनबर्ग रूस में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? जो रूस में आयोजित हुई थी येकोतेरिनबर्ग है, उसमें जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी उसमें रजत पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो 22वें का सही आंसर होगा बे, अमित पंघाल थे जो प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे रजत पदक प्राप्त करने वाले। प्रश्न नंबर 23 है, सन 2020 के ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? 2020 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो में। जो 2000 जो ओलंपिक वो आयोजित हुए थे, पिछले ओलंपिक बीजिंग में हुए थे, अभी अगला ओलंपिक टोक्यो में आयोजित होंगे, टोक्यो में। प्रश्न नंबर 24 है, बेस्ट किक का प्लेयर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड हुआ था? बेस्ट, ये किक का नहीं फीफा है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसको प्राप्त हुआ था जो फुटबॉल के लिए आयोजित हो जाता है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होगा बी, लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? तो 25वें का सही आंसर होगा बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, दोनों को किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा से, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से क्या उच्चतम न्यायालय से संबंधित नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है, कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं है? तो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश है 26वें में, तो बिल्कुल सही है, 34 न्यायाधीश हो गए हैं, अभी 33 प्लस 1 हो जाते हैं टोटल, इसमें कुल बात करें सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो 65 वर्ष होता है ये भी सही है। तो न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में संसद के साधारण बहुमत से प्रस्ताव आवश्यक है, ये गलत है, यहाँ पे साधारण बहुमत नहीं होता है, विशेष बहुमत होता है, तो इसका सही आंसर होगा दे होता है जो इसमें। प्रश्न नंबर बात करते हैं 27 से, किन्हीं दो राज्यों के मध्य नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है? कोई दो राज्य हैं, किसी नदी को लेकर जल विवाद होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में होता है? अभी जैसे यमुना नदी जल विवाद हुआ था, कावेरी नदी जल विवाद हुआ था, कर्नाटक और केरला इनके बीच में हुआ था, तो ये बहुत सारी नदियों के विवाद समय समय पे होते आए हैं। तो जो दो राज्यों के मध्य यदि नदी को लेकर जो जल विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आएगा? तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होगा बी, मूल क्षेत्राधिकार में आता है। प्रश्न नंबर 28वां क्या होगा? उच्चतम न्यायालय की विधि संगत प्रश्न और अथवा किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ये प्रश्न नंबर 28 में, तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है 143 के तहत। और प्रश्न नंबर 29 में बात करते हैं, निम्न में से क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित नहीं है? ये केग के बारे में बात कर रहा है, सीएचजी कंट्रोलर एवं ऑडिट जनरल के बारे में बात कर रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है, इसका कौन सा कथन? तो अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में केग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही आंसर है। केग संसद की लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक की भूमिका में है, ये भी सही है। केग केंद्र सरकार के लेखक की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखता है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है, संसद के पटल पर यह नहीं रखता है, और ये राष्ट्रपति को रखता है। बाकी जो श्री राजीव महर्षि वर्तमान में के पद कार्यरत है, तो ये इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 30 बात करते हैं, निम्न में से लोकपाल के संबंध में असत्य कथन है? लोकपाल के संबंध में असत्य कथन है, तो 30वें में जैसे भ्रष्टाचार के विरोधी निगरानी तंत्र के रूप में, सही है। लोकपाल में अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद सदस्य सभी इसके दायरे में नहीं, ये गलत है, असत्य कथन है ये, जिसमें ये शामिल नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं शामिल नहीं होते हैं, तो ये असत्य कथन है। बाकी जो पिनाकी चंद घोष है वो प्रथम लोकपाल बने, ये बिल्कुल सही है, पिनाकी चंद प्रथम लोकपाल, अभी इसके जो वर्तमान में प्रथम लोकपाल है वो पिनाकी चंद घोष ही है,
पूर्व न्यायाधीश हैं। और तो इसका सही आंसर होगा से होगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। ये मैथ्स के कुछ प्रश्न हैं। एक बेलन शंकु व अर्ध अर्ध गोल एक ही आधार के समान ऊंचाई पर बने आयतनों का अनुपात होगा। तो एक बेलन एक शंकु और जो अर्धगोला है उनके एक ही आधार व समान ऊंचाई पर बने हैं, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 31वें का, वो सही आंसर होगा ए 3:1:2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 है। तो इसमें जो निम्न में से सही है तो इसके बारे में मिलान करने हैं। एक तरफ तो है जो सूत्र दे रखे हैं, आयतन के सूत्र दे रखे हैं, बेलन गोले और शंकु, या जो है बेलन के जो वक्र पृष्ठ के सूत्र है, इनके एक तरफ तो जो सूत्र दे रखे हैं और एक तरफ इनके नाम दे रखे हैं, तो इनको आपस में मिलान करना है। तो देखते हैं बेलन का आयतन का जो है सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr²h किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी में है जो πr² दे रखा है। तो एक नंबर में डी होगा, तो पहले में डी किस में है, तो ए बे और दे दोनों में है। तो बात करते हैं दूसरे की। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो इसका जो सामने एकदम सामने है ये इसका सही है। गोले का आयतन, बेलन का आयतन है πr²h और गोले का आयतन है 4/3 πr²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन बेलन का आयतन होता है वो 1:3 में होता है। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h, बेलन का आयतन होगा πr² होता है, और गोले का आयतन ये एकदम सामने दे रखा वो सही दे रखा 4/3 πr³ होता है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। तो इसका सही आंसर होगा एक में डी, दो में बी और तीसरे में चौथे में भी जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसमें सी सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा बे। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर होगा बे। प्रश्न नंबर 33 पे बात करते हैं। एक घनाभाकार पात्र 30 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर गहरा है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा। पात्र कैसा है, घनाभ का पात्र है। तो जो आयतन है, आयतन होता है 2D के अंदर आयतन, अगर 3D की बात करें तो वो होगा घनाभ। तो पात्र है घनाभ जिसकी लंबाई है 30, चौड़ाई 20 और ऊंचाई या गहराई बात कर लें तो 10 मीटर है। तो इसका कितने पानी आएगा, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं घनाभ का जो आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 33वें में सही आंसर आएगा से 6 लीटर आएगा। प्रश्न नंबर 34 पे बात करते हैं। एक घनाभ के संलग्न सतहों का क्षेत्रफल अल्फा बीटा गामा है, तो घनाभ का आयतन होगा। एक घनाभ के संलग्न सतहों का क्षेत्रफल अल्फा बीटा गामा है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका 34वें का सही आंसर है दे रूट अल्फा बीटा गामा, इसका सही आंसर होगा दे। 35वें में बात करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या है जो 20% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ए 44% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बात करते हैं 136वें प्रश्न में। किसी बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात 3:1 है। बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात 3:1 है, अभी हमने बात की थी। यदि बेलनों की ऊंचाई समान है तब व्यास की तुलना करने पर कौन सा कथन सही है। उन्होंने ऊंचाई तो समान दे रखी है जबकि उनका आयतन का अनुपात 3:1 है, और अब यदि इनकी व्यास की तुलना करें तो इसका कौन सा कथन सही होगा। तो प्रश्न नंबर जो 36वां इसका सही आंसर होगा बे। बेलन का व्यास शंकु के व्यास से कम होगा। प्रश्न नंबर 37 क्या है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 ठोस गोले हैं को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। 3 गोले हैं जिसका एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 4 का, एक 5 का है। इन तीनों को पिघलाकर यदि एक बड़ा गोला बनाया जाता है, 3 छोटे छोटे गोले हैं, इनको तीनों को पिघलाकर यदि एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो प्रश्न नंबर जो 37 है उसका सही आंसर होगा से 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। एक वर्ताकार खेत में 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जानी है, तो खेत में जुताई करने का व्यय की दर ज्ञात करो। खेत जो है वो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगानी है, इसका जो टोटल खर्चा आता है वो 5280 रुपये आता है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर की जुताई की जानी है, तो खेत के जुताई करने में कितना व्यय होगा।
तो जो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है दे 1925 रुपये इसका सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 38 है, एक वर्ताकार खेत में 24 रुपये। ये 38वां प्रश्न है, रिपीटेड हो गया। 39 में बात करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जनसंख्या 4000 है, प्रतिदिन पानी प्रति व्यक्ति 150 लीटर की आवश्यकता होती है। गांव में 20x15x6 मीटर माप वाली टंकी है, 20-15-6 की टंकी है। इस टंकी में पानी कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा उनके लिए। जनसंख्या 4000 है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी चाहिए 150 लीटर, और टंकी की जो साइज है वो 20-15-6 है। तो पहले इसका आयतन निकाल देंगे, पता चल जाएगा कितना लीटर पानी आता है। फिर पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या 150 लीटर एक जना पानी यूज करता है, तो कितने दिनों तक पानी पर्याप्त होगा। यह सब आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 3 दिन। 3 दिन उनके लिए पानी चलेगा। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है तीनों का 19 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इजी प्रश्न है 40वां। तो इसका सही आंसर होगा बे 240 मीटर स्क्वायर है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब 41 में, हुमायूं नामा की रचना किसने की। हुमायूं नामा है, उसकी रचना किसने की थी। प्रश्न नंबर 41 में सही आंसर होगा दे गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। प्रश्न नंबर 42वां है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसने अकबर सम्मान करता था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर खुद सम्मान करता था। वह विद्वान कौन था, तो वह था हरिविजय था, जिसका हरिविजय जैन विद्वान था जिसका अकबर सम्मान करता था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। चित्रकला है जो किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, तो वो जहांगीर के काल में उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। अकबर के जस्ट बाद में जहांगीर शासक बना था। तो इसका सही आंसर होगा से। 44 में हमें क्या सही आंसर होगा। मुगल काल में इत्र बनाने की विधि 17वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था 44वें में। तो इसका सही आंसर होगा बे अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। 45 में बात करते हैं, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किस वास्तुकार की देखरेख में हुआ था। ताजमहल का निर्माण हमीद एवं अहमद वास्तुकार की देखरेख में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किस उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसके उपलक्ष्य में करवाया था। तो प्रश्न नंबर 47 का आंसर होगा बे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 48, किस मुगल शासक के काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति हुई है। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति हुई है। तो 48वें का सही आंसर था बे अकबर, जिसमें शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति हुई है। और बात करते हैं 49 में, किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। ऐसा किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। तो प्रश्न 49 का सही आंसर होगा बी, एक बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का दौर देखा। ऐसा कौन सा जो सूफी संत था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का दौर देखा था। तो 50वें का सही आंसर होगा ए निजामुद्दीन औलिया थे, जिसने 7 सुल्तानों का दौर देखा था। प्रश्न नंबर 51, उत्तर भारत के किस संत ने दक्षिण व उत्तर के बीच सेतु का कार्य किया है। ऐसा कौन सा संत था जिसने दक्षिण व उत्तर के बीच में सेतु का कार्य किया है। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर होगा बे रामानंद थे, जिन्होंने सेतु का कार्य किया। प्रश्न नंबर 52 है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है। तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ है। सही आंसर होगा ए। महाराष्ट्र के किस भक्ति संत को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है। तो जो 53 का सही आंसर होगा शैद तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है, वह महाराष्ट्र से संबंधित है। अकबर द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस स्मारक पर स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। अकबर द्वारा निर्मित है, जबकि कौन सा स्मारक है जिसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। तो जो 54 का सही आंसर होगा दे 54 का सही आंसर होगा दे पंचमहल में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है, और ये अकबर द्वारा निर्मित स्मारक है। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं, प्रसिद्ध मुगल कालीन चित्रकार मीर सैयद अली
एवं अब्दुल समद किस मुगल शासक के समकालीन थे? मुगलकालीन दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद है, वो किसके समकालीन थे? जो प्रश्न नंबर 55 में से आंसर का बे हुमायूं के समकालीन थे। और 56 है असंगत युग्म छांटिए। 56 में असंगत युग्म छांटना है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट नवलगढ़ झुंझुनू सही है। और अंबुजा सीमेंट मुंडेवा सही है। मोंडवा है जो नागौर में पड़ता है और नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। लाफार्ज सीमेंट का है जो कारखाना है वो भावलिया है। और जेके वाइट सीमेंट का है जो खारिया खंगार है, ये इसमें असंगत है क्योंकि जेके वाइट सीमेंट का है जो सीमेंट कारखाना है वो गोटन में है, खारिया खंगार में नहीं है। खारिया खंगार के जस्ट पास में नागौर जिले के अंदर गोटन पड़ता है, खारिया खंगार जोधपुर में पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा दे जेके वाइट सीमेंट। 57 में है रिको का कार्य नहीं है। रिको का कार्य नहीं, ऐसा कौन सा है जो रिको कार्य नहीं? तो इसका सही आंसर है से दस्तकारों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना रिको का कार्य नहीं है। मर्चेंट बैंकर, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, औद्योगिक परियोजनाओं को तकनीकी सलाहकार, ये सारे रिको का कार्य है, लेकिन जो से है इसका सही आंसर होगा वो रिको का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। डीएमआईसी कॉरिडोर विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? डीएमआईसी का मतलब होता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो विकास जो है दिल्ली और मुंबई टू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो विकास के इसमें राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित होते हैं? तो प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर होगा बे राजस्थान के 22 जिले सम्मिलित होते हैं इसमें। दस्तावेज सुरक्षित डिजिटल रूप में रखने हेतु राजस्थान सरकार की सुविधा है। जो दस्तावेज है वो डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार की जो है वो कौन सी सुविधा है? तो 59 में है राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान ई वॉलेट राज ई वॉलेट चलाया था जिसमें हम दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 60 है दंड फार्म का संबंध है। जो दंड फार्म है वो जयपुर के अंदर है, इसका संबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बायोडीजल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 61 है जल संरक्षण पद्धतियों के संबंध में गलत युग्म छांटिए। जल संरक्षण पद्धतियों के युग्म में जो गलत युग्म है उसमें प्रश्न नंबर 61 है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए पाइन बिहार, से खंडीन राजस्थान, डी कुल्ले हिमाचल प्रदेश और एरिस कर्नाटक। इसमें गलत युग्म साधना है जबकि ये जल संरक्षण पद्धतियों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दे एरिस कर्नाटक है, ये गलत युग्म है। बाकी खड़ीन राजस्थान से संबंधित है, जल संरक्षण पद्धति है खड़ीन राजस्थान में। और पाइन बिहार की है, कुल्ले हिमाचल प्रदेश की, जो एरिस है वो कर्नाटक की नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दे। प्रश्न नंबर 62 में बात करते हैं किस उपभोक्ता स्तर पर दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर होगा ए 10% भाग स्थानांतरित होता है। प्रश्न नंबर 3 अब घटक की श्रेणी के जीव है। अब घटक की श्रेणी के जीव है, तो प्रश्न नंबर 63 का सही आंसर होगा दे बे वैसे दोनों। जीवाणु व कवक है दोनों अपघटक की श्रेणी के जीव है, तो इसका सही आंसर होगा दे बे वैसे दोनों, मतलब जीवाणु और कवक दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 64 है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। ओजोन परत को ऐसी कौन सी गैस है जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? तो इसका से है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो इसका सही आंसर होगा CO2। और ओजोन परत की बात करें तो उसका होगा CFC। प्रश्न नंबर 65 है IUCN द्वारा लुप्त जातियों को किस सूची में रखा जाता है? इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेंशन चेंज होता है वो लुप्त जातियों को किस सूची में रखता है? तो प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर होगा दे लाल सूची में। जो रेड बुक होती है, रेड डाटा बुक होती है, उसमें इनको रखा जाता है। प्रश्न नंबर 66 है सही सुमेलित कीजिए। इनमें अभी सुमेलित करना है, इनका जो है पारिभाषिक शब्दावली है इनको सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तो ए है एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना होता, तो ए में 4, तो ए में 4, ए और बे 2 ऑप्शनों में है। अब बात करते हैं अगले डेपुटेशन की। तो डेपुटेशन की मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, बे में 1, तो ये भी दोनों में कॉमन है अभी तक। तीसरा है एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब होता है प्रश्नांकन करना, तो सी में दूसरा, तो इसका सही आंसर होगा बे, क्योंकि एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना, डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति करना, और एंड्रोस का मतलब होता है प्रश्नांकन करना, और मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, तो इसका सही आंसर होगा बे। प्रश्न नंबर 67 पे बात करते हैं। इसमें भी असंगत युग्म छांटना है। प्रश्न नंबर 67 में कौन सा असंगत है? तो प्रश्न नंबर 67 में
नोट सीट है, टिप्पणी पत्र सही है। म्यूटेशन है, नामांतरण होता है, और इसका भी ये सही है। तो इसका जो असंगत आंसर है, सही आंसर होगा ए। प्रीमिफेस है वो प्रारंभिक, इसका अर्थ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 68 है, किसका शब्द अर्थ मानदेय है? इन चारों में से मानदेय किसका शब्द अर्थ होता है? तो प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर होगा ए, होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब होता है मानदेय होता है, होनोरेरी अवैतनिक होता है। प्रश्न नंबर 69 पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से असंगत नहीं है। 69 में निम्नलिखित में से असंगत नहीं है, तो ए होता है 69 में अबोलिशन है जो असंगत नहीं है, बाकी सारी असंगत हैं। क्योंकि प्रतिष्ठापन के बारे में भी हमने ऊपर बात की थी, एंड्रोज होता है, ये असंगत है, ये भी असंगत है, ये भी असंगत है, तो ये एकदम सही है, अबोलिशन उन्मूलन। प्रश्न नंबर 70 है, सही सुमेलित कीजिए। अब इनको भी सुमेलित ही करना है 70 में, पारिभाषिक शब्दावलियाँ ये भी। तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर होगा, देखते हैं, ए में ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। तो ए में 2 होना चाहिए, ए में 2, तीनों में ही है। अब बात करते हैं अगले में, फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना। तो बी में 1 नंबर होना चाहिए, तो बी में 1 नंबर यहाँ पे भी है, ए और दे दोनों में भी है। डेलिमिनेशन। डेलिमिनेशन का मतलब होता है, डेलिमिनेशन का मतलब होता है सी में, तो सी में होता है परिसीमन होता है। और फिजिकल का मतलब होता है राजस्व संबंधी, फिजिकल डेफिसिट होता है जो इकोनॉमिक्स में यूज करता है राजस्व संबंधी। तो इसका सही आंसर होगा दे, 2 1 4 3 होगा। अब इंग्लिश है, 5 प्रश्न इंग्लिश के बारे में। तो बात करते हैं 71 में, इफ़ यू वांटेड टू से समवन इज नॉट हेल्पफुल विच वर्ड वुड यू यूज? तो इनमें से कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं? 71 का जो सही आंसर होगा बे, अनहेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट स्पेलिंग? इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? तो 72 है उसका सही आंसर होगा ए, डिसएग्रीमेंट है, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है। और 73 की बात करते हैं, विच सफिक्स इज सुइटेबल आफ्टर कैपेटिव? कैपेटिव में जो परफिक्स और सफिक्स 2 होते हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, जो परफिक्स आगे लगते हैं, सफिक्स पीछे लगते हैं, तो कैपेटिव के पीछे कौन सा लगेगा? 73 है, 73 में सही आंसर होगा वो है TION होता है, जो कैपिटेशन हो जाता है। और प्रश्न नंबर 74 है, इट इज इजी टू गिव, इट इज इजी टू गिव बट नॉट सो इजी टू टेक इट। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा इसका ए, एडवाइस हो जाएगा। इट इज इजी टू गिव एडवाइस बट नॉट सो इजी टू टेक इट। और अंतिम प्रश्न है 75, डू यू पेमेंट बाई क्रेडिट कार्ड? तो इसका 75 का सही आंसर हो जाएगा ए, एक्सेप्ट। तो डू यू एक्सेप्ट पेमेंट बाई क्रेडिट कार्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर आयोजित होता है, उसके 75% थे, पूरे पैटर्न के आधार पर प्रश्न थे। कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं 75 में से। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे लगातार काफ़ी सारे टेस्ट करवाऊँगा, और इस वीडियो के आधार पर पता चलेगा कि जितने आप देखोगे तो हम 5-7 दिन बाद में दूसरा टेस्ट भी करवाएंगे।